गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में केमिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन की हम बातें करने वाले हैं। आप इस बात को सोचिएगा मेरे भाई कि जब हम आपको इस क्लास में 50 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है सर, और जब 50 क्वेश्चन करवा देंगे सर, तो उम्मीद नहीं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं मेरे भाई, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 सवाल पक्का आपके एग्जाम में फंसने वाला है सर। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आएगा, नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये मात्र 50 क्वेश्चन है। लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन है ना मेरे भाई, वो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए तो हमने ये 50 क्वेश्चन को छाटा है। ठीक है सर, चलते हैं सर, क्लास को कर देता हूं आगाज। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उन घर तक शिक्षा को पहुंचा देना मेरे भाई जिन घर में शिक्षा की आवश्यकता है। तो वो आपका काम है शिक्षा को आगे बढ़ाना। ठीक है सर, चलिए आइएगा सर, क्या कहता है आज की क्लास का ये पहला सवाल आपके सामने मैं करता हूं आगमन। ठीक है सर, सभी को दिल से थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। ठीक है सर, चलिए कहता है ना सर, क्या एक नंबर, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है क्या? ये सूक्ष्मतम कण का मतलब होता है सबसे छोटा कण, सबसे छोटा पार्ट जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, मतलब वो कहीं भी रह सकता है, किसी भी वस्तु में रह सकता है, उसको कहीं कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मतलब स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र मतलब फ्री अवस्था में रह सकता है। तो आप इस बात को सोचिएगा, सबसे पहले आपका अणु है, फिर परमाणु है, फिर इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है। सर आपका जो है ना दिमाग जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन में, इसलिए आपका दिमाग इलेक्ट्रॉन में जा रहा होगा क्योंकि आपको यह पता है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में क्या करता है सर, गति करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त अवस्था में क्या करता है, गति करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु में गति करता है। ठीक है सर, विद्युत के सुचालक में गति करता है। लेकिन मेरे भाई हमसे बोला है किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है क्या? मेरे भाई इसमें एक शब्द है जिसका नाम है अणु, और अणु को हम लोग कहते हैं एटम। ये एटम एक ऐसा चीज है मेरे भाई जो दुनिया की हर वस्तु सिर्फ और सिर्फ अणु से मिलकर के बना है। हमने क्या बोला है, आपकी आंखों से जो भी वस्तुएं दिखाई दे रहा है, ये वो कह रहा है सर मेरी आंख से तो वो दिखाई दे रही है बकलुला, तो वो नहीं सर, उसके शरीर में जो भी कपड़ा है ना मेरे भाई, वो आपका अणु से मिलकर के बना है। ठीक है, तो दुनिया का वो हर चीज जो छोटा से छोटा वस्तु हो चाहे बड़ा से बड़ा वस्तु हो, वो अणु से मिलकर के बना है, क्योंकि अणु इज द वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इतना छोटा पार्टिकल होता है अणु सर, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो स्वतंत्र अवस्था से रहता है तो उसका नाम क्या है, अणु। अब सोचना सर अणु है तो आखिरकार में परमाणु क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे भाई अणु से ही मिलकर के परमाणु का निर्माण होता है। अणु से मिलकर के परमाणु का निर्माण होता है, ना कि परमाणु से मिलकर के अणु का निर्माण होता है। नहीं मेरे भाई, अणु से मिलकर के परमाणु का निर्माण होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, अणु होगा। प्रोटॉन तो किसी भी हालात में नहीं हो सकता है। ठीक है, अरे ये क्या हो गया। चलिए आइएगा सर क्वेश्चन नंबर कितना, 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, कहता है ना सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार 32 है, तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा? देखो मेरे भाई, ये क्लास में सर आपको भी साथ में कमेंट करना होगा, हाँ, कि सर इस क्लास में 50 क्वेश्चन में हमने 40 क्वेश्चन को ठोका है, और ये बात आपको सर अंतिम में कमेंट करके बताना होगा मेरे भाई। आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, जब पढ़ाई करते ही हो तो शिद्दत से करो, और नहीं करते हो तो एकदम छोड़ दो मेरे भाई। बस मेरा एक ही बात कहना रहता है, कोई भी काम करो दुनिया में सर तो बड़ा शिद्दत से करना, और ना दिल करे तो एकदम मत करना। ठीक है, हाँ, तो इसलिए सर प्लीज़ मेरे भाई साथ में आप भी मेहनत करते चलिए। हम आपके लिए सर क्लासेस को लेकर के आते हैं, और आप खुद नहीं मेहनत करोगे सर तो मज़ा नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या बोला है कि सल्फर है, तो सल्फर आता है 16 नंबर में, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना है? सल्फर का परमाणु संख्या जो है मेरे भाई वो आपको 16 है। परमाणु क्रमांक का मतलब परमाणु संख्या। परमाणु भार कितना है? परमाणु भार जो है मेरे भाई वो आपको 32 है। हमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। देखो सर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, तो इस बात को समझ लेना कि चाहे कोई भी हो, ठीक है, जो परमाणु संख्या होता है वही कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वही कहलाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन।
ठीक है, हमने क्या बोला है कि जो परमाणु संख्या होता है वही कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, बस फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और ये प्रोटॉन के पास आपको पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है सर, तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी 16 होगा और प्रोटॉन का वैल्यू भी कितना होगा, 16 होगा। तो सिर्फ 16 और 16 आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया होता न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, यानी 32 माइनस 16, यानी कहने का सेंस ये भी कितना होता, 16। ठीक है, चलो आ जाइएगा सर, सवाल नंबर कितना, 3 की तरफ आइएगा। थोड़ा सा सिस्टम जो है ना मेरे भाई, ये पैनल जो है थोड़ा सा अभी अभी अपडेट हुआ है। ठीक है, तो पता नहीं ऐसे ऐसे क्यों हो जाता है कभी कभी, इसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा सर। अच्छा, इसके वजह से तो नहीं ना हो रहा है, चलो आ जाना। चलिए सर, फिर ऐसी, अच्छा रहने दो, क्या दिक्कत है उससे। आ जाइएगा सर, तनी आइएगा 3 नंबर की तरफ। कहता है ठंडे जल से क्रिया कर C2H2 बनाने वाला पदार्थ कौन है। देखो सर, जब ठंडे जल से क्रिया करेगा तो कौन सा पदार्थ है जो ठंडे जल से क्रिया करने के बाद C2H2 बनाता है। और C2H2 कहने का मतलब पता है क्या, C2H2 कहने का मतलब पता है क्या, एल्काइन ग्रुप। ये C2 और H2 कहने का मतलब है मेरे भाई कि ये एल्काइन ग्रुप का समूह बनाता है। और एल्काइन ग्रुप का इसलिए समूह बनाता है क्योंकि एल्काइन ग्रुप का जो सूत्र होता है मेरे भाई वो CN क्या होता है सर, ये CnH2n-2 होता है। यहाँ पे 2 कार्बन, n के जगह कितना है सर, 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, n के जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 ही बचेगा। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि ये 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन को, किसको ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो एल्काइन ग्रुप के समूह को बनाता है। तो एल्काइन ग्रुप के समूह को जो बनाता है मेरे भाई उसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला है सर कि वो कौन सा मतलब एलिमेंट है या तत्व है या फिर मतलब यौगिक है जिसे हम लोग ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो एल्काइन ग्रुप के समूह के तत्व को बनाता है। तो एल्काइन ग्रुप के समूह को तत्व को बनाने वाला कैल्शियम कार्बाइड है। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा मेरे भाई। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ आइएगा। 4 नंबर कहता है ना सर क्या कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 डिग्री से 170 डिग्री तक गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या। देखो सर, 160 डिग्री से 170 डिग्री तक जब हम क्या करेंगे सर, गर्म करेंगे ना, तब हमें पता होगा सर, हमें निकलेगा एथिलीन। क्या निकलेगा मेरे भाई, एथिलीन। ठीक है, हमें बोला कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 डिग्री से 170 डिग्री तक गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है, तब हमें प्राप्त होता है सर एथिलीन। क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, एथिलीन। और एथिलीन बोले तो ऑप्शन नंबर बी। देखो मेरे भाई, ये थोड़ा सा आपका सर सेट की तरह मैं करा रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें कराना है मेरे भाई, और 1 घंटा के अंदर में ये 50 क्वेश्चन को फोड़ना है। तो थोड़ा सा सर हम क्वेश्चन के ऊपर कम बातें करेंगे सर, इसके डीपली में हम कम जाएंगे, इसके ऑप्शन की दुनिया में हम ज़्यादा जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि संदीप सर तो हमेशा से कहता है कि हम आपको चारों ऑप्शन को क्लियर करेंगे सर। तो प्लीज मेरे भाई कभी कभी कंडीशन को समझा करो। ठीक है सर, तुम लोग समझदार है, मुझे पता है ना। आ जाना सर, अगला क्या कहता है, सवाल नंबर 5 की तरफ आइएगा। 5 नंबर कहता है ना सर, एथेनॉल के निर्जलीकरण प्राप्त होता है, एथेनॉल के निर्जलीकरण प्राप्त होता है। अच्छा क्या, एथिलीन। हाँ, एथेनॉल को निर्जलीकरण जैसे बोलेगा मेरे भाई कि एथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल से निर्जलीकरण प्राप्त होता है। तो इससे जो निर्जलीकरण प्राप्त होता है वो हमारा होता है एथिलीन। क्या, ठीक है, हमने क्या बोला, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सोनॉल, कुछ भी हो सर, अगर उसका निर्जलीकरण बोलेगा सर तो उसके निर्जलीकरण से प्राप्त होता है एथिलीन। क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, एथिलीन। ठीक है, चलो आ जाइएगा सर सवाल नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल नंबर 6 की तरफ आइएगा। थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छा खासा देखना है मेरे भाई, इसलिए आपका सपोर्ट चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है सर, आ जाना। कहता है ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अच्छा, ओजोन का सूत्र क्या होता है सर, ओजोन का सूत्र क्या होता है, कितने लोग बताएगा। जब ओजोन जो है सर वो मीथेन के साथ जब अभिक्रिया करती है मेरे भाई तो पता है क्या बनाती है, फॉर्मोडाइहाइड्राइड बनाता है। ठीक है, नहीं फॉर्मोहाइड्राइड बनाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, चलो आ जाना, सवाल नंबर 7 की तरफ आना। कहता है ना सर कि एल्केन यौगिक में
कार्बन की दो संयोजकताओं के बीच का कोण होता है। देखो सर, एल्केन यौगिक में कार्बन के दो संयोजकताओं के बीच के बीच कोण होता है। देखो सर, जब जैसे बोलेगा दो के कोण के बीच, तो सीधे समझना कि सर 100 डिग्री से लगभग में ये निकलता है, ठीक है। 100 डिग्री से 110 के बीच में मारना, ठीक है, लगभग में सर, ठीक है, 100 से 110 के बीच में मारना, ठीक है सर। हमने क्या बोला है कि एल्केन यौगिक में कार्बन की दो संयोजकता के बीच का कोण, कार्बन के दो संयोजकता के बीच का कोण, तो सर आप मारना 100 और 110 के बीच, ये लगभग में होता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए सर जब भी मारना तो ये दोनों के बीच में मारना, ठीक है सर, ये दोनों के बीच में मारना, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाना, यानी इसमें हमारा होगा 109 डिग्री। सवाल नंबर कितना 8 की तरफ आइएगा। कहता है क्या सर कि बेंजीन, बेंजीन क्या है? बेंजीन का सूत्र होता है मेरे भाई C6H6। बेंजीन क्या है? तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है सर। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है मेरे भाई, ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, हो गया ना सर, चार कार्बन, अरे भाई 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। थोड़ा सा मेरा स्ट्रक्चर ही गलत मतलब ठीक ठाक नहीं बना है। एक कार्बन हो गया ना, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया, 6, अरे 1 2, अच्छा इसको अच्छा से बनाते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, हमसे नहीं बनेगा भाई, है ना। इसका बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, जो कि सर अपने आप में एरोमेटिक है, ठीक है। आपसे क्या पूछा कि बेंजीन क्या है, तो बेंजीन हमारा एरोमेटिक है, ठीक है। क्या है मेरे भाई? एरोमेटिक है, ठीक है। क्या है? एरोमेटिक है। तो आपसे हमेशा ये सवाल पूछता है कि बेंजीन क्या है, तो बेंजीन अपने आप में एरोमेटिक है। तो कहेगा सर कि अब बोलेगा कि एरोमेटिक क्या है, तो एरोमेटिक जो है सर वो अपने आप में क्या है, एक नेम है, ठीक है, जो बेंजीन का लक्षण को बताता है मेरे भाई, ठीक है सर। चलिए आइएगा सवाल नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्या कहता है सर कि निम्नलिखित में से विविध श्रृंखला वाला यौगिक है, विविध श्रृंखला वाला यौगिक है। तो इसमें विविध श्रृंखला वाला जो यौगिक है मेरे भाई वो आपको प्रोपेन है, ठीक है। क्या है? प्रोपेन है। हाँ यही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। 9 का ऑप्शन नंबर कितना? ए होगा सर। चलो आ जाना, आइएगा सवाल नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्या कहता है सर कि इसका आईपीएससी नेम बता दो। कितने लोग इसका आईपीएससी नेम बता सकते हो? अगर है आप में हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आईपीएससी नेम नहीं बताओगे सर तो किसको बताओगे? आना इधर क्या कहता है सर कि CH2 है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CH है, फिर यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ पे आपको CH3 है, ठीक है। आ जाना, देखो सबसे पहले ये समझना कि कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। जैसे कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आया तो वो हमारा अपने आप में एल्किन ग्रुप की समूह को बताने लगा, और एल्किन ग्रुप के समूह में कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, जिसका संरचना सूत्र होता है CnH2n, ठीक है सर। आ जाइएगा, अब इसका नेमिंग करना है सर। अब इसका नेमिंग करना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कै गो है, तो 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। कै कार्बन? 4 कार्बन। लेकिन नंबरिंग उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। हमने क्या बोला है कि सबसे पहले ये डबल बॉन्ड वाला काम हो रहा है। डबल बॉन्ड बोले तो एल्किन ग्रुप का ये समूह है। अब सोचना सर कि इसमें नेमिंग हम उधर से करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन को हम लोग उधर से गिनेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े, ठीक है सर। आ जाना, अब देखो जब इधर से चलेंगे तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ जाएगा, तो इधर ही से हमको काउंटिंग करना होगा। जब इधर से हम चलेंगे तो डबल बॉन्ड आएगा 3 नंबर पे, तो वो गलत बात है मेरे भाई। हम उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब सोचना मेरे भाई कि कितने नंबर पे डबल बॉन्ड, तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड। अच्छा इसमें लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन मतलब क्या होगा? ब्यूट। 4 में क्या होता है? ब्यूट। 1 में मेथ, 2 में एथ, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, ठीक है। आ जाना, ब्यूट कितने नंबर पे डबल बॉन्ड? 1 नंबर पे डबल बॉन्ड। और है किस ग्रुप का? एल्किन ग्रुप का। तो एल्किन ग्रुप का मतलब ENE, ठीक है। एल्किन ग्रुप का मतलब ENE, तो ENE को सटा देंगे, ठीक है सर। आ जाइएगा, यानी इसी को आगे कर सकते हैं तो हो जाएगा 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन, ठीक है सर। 1 ब्यूटीन, इसको 1 ब्यूटीन ना लिख करके हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ब्यूटीन भी, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, ठीक है सर। बाकी आप देख लो कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो आपके ऑप्शन में 1 ब्यूटीन दिया हुआ है, तो हमारा ये बीच वाला ऑप्शन हो जाएगा।
किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, समस्या नहीं ना है सर? सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया मेरे भाई तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना सर, क्योंकि आपका कमेंट ना मेरे भाई मुझे इतना मोटिवेशन देता है ना, अपने आप को लगता है ना सर कि नहीं सच में मैं बच्चे के लिए कुछ कर रहा हूँ। बस वो आप सब हैं सर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग सवाल नंबर कितना 11 की तरफ आते हैं। 11 नंबर क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा। हमसे बोला है ना सर कि एल्डिहाइड समूह का सूत्र कौन है। अच्छा देखो सर, यहाँ से समझना, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड समूह का जो सूत्र होगा मेरे भाई वो हमारा ये होगा, ठीक है। कौन सा होगा? ये होगा C, यहाँ पे O और नीचे में H दे देना, ठीक है, आ जाना। लेकिन ये किस समूह का तत्व है? तो ये आपको सर एसिटिक मतलब ये अम्ल वाला बताता है, ठीक है। ये किसको बताएगा? अम्ल को बताएगा। OH किसको बताएगा? तो OH एल्कोहल को बताएगा, ठीक है। वो किसको बताएगा? एल्कोहल। आपसे पूछेगा एल्कोहल किस समूह का तत्व है, मतलब ये किस समूह का तत्व है? तो ये एल्कोहल समूह का तत्व है। ये किसका है? एल्डिहाइड का है। ये किसका है मेरे भाई? इसे जरा कमेंट कर देना, ठीक है सर। ये आपका अम्ल को बताने लगा, ठीक है। किसका है? तो ये अम्ल समूह के तत्व है। अम्ल समूह के मतलब ये ग्रुप का, ये हमारा है, ठीक है, आ जाना। ये हमारा एल्कोहल ग्रुप का है, ये हमारा एल्डिहाइड का है। तो आखिरकार में डी किसका है? नहीं समझा? जहां भी COOH लगा रहे तो समझ जाना कि वो अम्ल ग्रुप के तत्व का है, ठीक है सर। अम्ल ग्रुप के है वो, ठीक है। जहां पे OH लगा रह गया वो समझ लेना डायरेक्ट कि वो एल्कोहल ग्रुप का है, ठीक है। जहां पे ये लगा रह गया वो डायरेक्ट समझ जाना कि वो एल्डिहाइड का है। और जब ये लगा रह जाएगा तो किस ग्रुप का समझेंगे सर? जरा कॉमेंट करके बता देना मेरे भाई। चलिए आइएगा सवाल नंबर 12 की तरफ। कहता है CH3C डबल बॉन्ड CH, अरे ट्रिपल बॉन्ड CH। अब कहेगा सर यहाँ पे तो 3 गो बॉन्ड आ गया, कैसे निकली IPSC नेम गुरुजी? तुझे देख कर जीता हूँ हम, आना सर। इसे जरा गौर से समझना मेरे भाई। देखो कुछ करना नहीं है, जैसे दिखाई दिया ट्रिपल बॉन्ड, जैसे दिखाई दिया ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब वो हमारा हो गया एल्काइन ग्रुप के समूह का। किस ग्रुप के हो गया सर? तो ये हमारा हो गया एल्काइन, ठीक है। एल्काइन, एल्काइन ग्रुप के समूह का ये हमारा हो गया, ठीक है। एक हमारा ये पूरा किसका हो गया? तो एल्काइन ग्रुप के समूह का हो गया। एल्काइन ग्रुप के समूह का रासायनिक संरचना सूत्र क्या होता है सर? जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, ठीक है सर, आ जाना। अब देखो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। हमने क्या बोला है? काउंटिंग, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड क्या पड़े? पास पड़े। तो अब सोचना सर कि जब हम नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, लेकिन अगर यही नंबरिंग हम अगर इधर से करेंगे तो एक ही नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो 2 और 3, तो इधर ही से हमको काउंटिंग करना होगा, आ जाना सर। अब सोचो कि ये लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन? 3 कार्बन। तो 1 में मेथ, 2 में एथ, 3 में प्रोप। 3 नंबर में क्या होता है मेरे भाई? प्रोप, ठीक है, आ जाना। कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड? तो 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। किस ग्रुप का है? तो ये एल्काइन ग्रुप का है। तो एल्काइन ग्रुप बोले तो ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड जैसे दिखाई दिया तो बाई यानी को सटा करके उसका नेमिंग कर देंगे, ठीक है सर। और डबल बॉन्ड दिखाई दिया तो ENE को सटा देंगे। अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई देता तो ANE को सटा देते, ठीक है सर, आ जाना। यानी इसका IPSC नेम ये होगा। अगर इतना नहीं दे रहा है तो इसका IPSC नेम इतना देगा 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन, ठीक है। अगर इतना भी नहीं देगा सर तो इसका डायरेक्ट ये देगा प्रोपाइन। अरे सॉरी, इसको यहाँ पे P कौन लिखेगा? अरे यहाँ पे P कौन लिखेगा सर? यहाँ पे P प्रोपाइन, ठीक है, आ जाना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं सर प्रोपाइन, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? प्रोपाइन बोले तो ऑप्शन नंबर कितना? A होगा, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 13 की तरफ। 13 नंबर क्या कहता है सर? 13 में तो हो जाएगा फेरा रे। चलो फेरा होने नहीं देंगे सर, टेंशन नहीं लेना, मैं आपके साथ जिंदा हूं, ठीक है सर, आ जाना। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन को आप लिख नहीं पाओगे सर। लिख पाओगे ना मास्टर? ना लिख पाएंगे। तो इसके लिए सर हम आपके तक PDF को प्रोवाइड करते हैं। वो PDF कहाँ मिलता है मेरे भाई? तो वो PDF आपको टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। आपको अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना है और आपको सर्च करना है संदीप कुमार ऑफिशियल। क्या सर्च करना है मेरे भाई? संदीप कुमार ऑफिशियल, क्योंकि अब संदीप कुमार ऑफिशियल बन गया है, ठीक है मेरे भाई, संदीप कुमार ऑफिशियल। क्योंकि पता है बहुत सारा फेक आईडी बन गया था, ठीक है, जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, वही सर्च कर लेना। अब अगर इतना से नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना, ठीक है, @ संदीप,
@संदीप 7295 मेरे भाई, इतना से मेरा आईडी खुल जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। अगर दिल में दर्द है, तकलीफ है, तो साथ ही साथ में मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप -1842 ठीक है सर। कहिएगा सर यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ तो पीडीएफ मिलेगा तो उसमें ज्वाइन करेंगे, यहाँ की मिलेगा ये नहीं बताएंगे। चलो आ जाना सर। कहता है ना इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? ये HCOOH। सर आपने तो बताया था कि COOH दिखाई दे दिया तो वो अम्ल वाले ग्रुप में चला जाएगा। हाँ हमने सही बोला था। कई कार्बन, एक कार्बन, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझा रहे? एक कार्बन, तो एक कार्बन मतलब कितना? मेथ। अब सोचो सर ये अम्ल वाला है ग्रुप में तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि COOH लगा रहे तो डायरेक्ट समझना कि ये मेथेनोइक ग्रुप का है। ठीक है, मतलब अम्ल वाले ग्रुप का है। कहता है CH3COOH का आईपीएससी नेम क्या होगा? देखो COOH है, इसका मतलब वो किस ग्रुप में जाएगा? तो वो अम्ल वाले ग्रुप में जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। कितना कार्बन? तो 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। 2 कार्बन में क्या होता है सर? एक में मेथ, 2 में इथ, तो क्या हो जाएगा सर? इथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझा? 2 कार्बन, इसका मतलब इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। चलिए आते हैं तनी सवाल नंबर कितना? 15 की तरफ। 15 का आता है CHCl3 का आईपीएससी नेम क्या होगा? CHCl3 का देखो सर, यहाँ से समझना, ऐसे समझना। CH है सर, देखो ये वाला C है, एक साइड हाइड्रोजन है। ठीक है, बाकी 3 साइड क्लोरीन है। इस प्रकार से इस सूत्र का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है सर, अब सोचना इसमें कितना कार्बन? तो इसमें 1 कार्बन। अब सोचना सर 1 कार्बन, लेकिन 1 कार्बन के साथ सब्सटेंस कितने हैं? तो 3 है, 2 3 है ना सर। सभी में कार्बन क्लोरीन सब्सटेंस है। ठीक है सर, आ जाना। इसको हम लोग जो कहते हैं ना, ये लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन, एक ही कार्बन है, और लॉन्गेस्ट चेन के अगल बगल में जो होता है सर उसे हम लोग कहते हैं सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे सब्सटेंस में क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। अच्छा देखो, जब सब्सटेंस में क्लोरीन आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो। ठीक है, क्लोरो। ठीक है, आ जाना। बी रहेगा सर तो इसको बोलेंगे ब्रोमो। ठीक है सर, आ जाना। ब्रोमो, आ जाना। आई रहेगा सर तो इसको बोलेंगे आइडो बोलते हैं। ठीक है, शायद आइडो बोलते हैं, आ जाना। लेकिन यहाँ पर आओ ना, अब सोचना यहाँ पे कितने सब्सटेंस? तो 3 सब्सटेंस, और तीनों सेम है। अब सोचना अगर 2 सब्सटेंस होता तो DI लगाते हैं, लेकिन 3 सब्सटेंस है और तीनों सेम है तो TR लगाएंगे। ट्राई क्लोरो। अब सोचना कितने नंबर पे है, कितना कार्बन? तो 1 कार्बन है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोइथेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन है। 2 कार्बन तब रहता तब ये वाला आंसर सही होता, लेकिन कार्बन तो यहाँ पे 1 है। जब 1 कार्बन है तो लिखेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, क्योंकि ये 1 कार्बन के बदले में मीथेन, और ये वाला 3 गो क्लोरीन के बदले में ट्राइक्लोरो। ठीक है सर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अरे केमिस्ट्री थर थर कापेगा, टेंशन काहे को लेता है? हम जिंदा है ना जी, तो संभव है। आ जाना। अगला कहता है 16 नंबर सर क्या, कि आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है? जैसे बोलेगा सर कि आग बुझाना, अखिया मूंद लेना, और अखिया मूंद करके कह देना Na2CO3। हमने की बोला है? सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या बोला? जैसे बोलेगा आग बुझाना तो Na2CO3। अरे हाँ, आग बुझाना Na2CO3। कितने लोगों को दिल में गया? जरा कमेंट कर देना सर। ठीक है सर, चलते हैं, आते हैं तनी अगला क्वेश्चन की तरफ सर। एक चीज़ तनी यूट्यूब पे अब ज़्यादा देख रहे हैं सर कि लोग सर संदीप कुमार को कॉपी करने लगा। मुझे तो बड़ा खुशी होने लगा सर कि मुझे भी कॉपी करने वाले लोग मिल गए। ठीक है, हम चलाएं 30 दिन बराबर 30 सेट, देखो मोहतरमा चला रहे 30 दिन बराबर 30 क्लास। ताली बजा देना सर एक।
चलो सर, कोई बात नहीं है मेरे भाई, क्लासेस कहीं भी करो अच्छे से करना, माफ़ करना मेरे भाई, किन्हीं को बुरा लग गया तो। चलो सर, आना अच्छा लगता है सर, मैं बताता हूँ ना सर, जब देखता हूँ ना कि नहीं चलो कुछ तो लोग सीख रहे हैं, और धीरे धीरे सीखना चाहिए, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, मैं भी हर किसी से सीखता हूँ। आ जाना। कहता है पेयजल की जीवाणु रहित बनाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। हमको यही समझ में नहीं आता है सर कि जो टीचर बायोलॉजी का होता है और वो पढ़ाने चलाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हमको तो यही नहीं बुझाता है। केमिस्ट्री तक तो ठीक है कि बायोलॉजी वाला टीचर को हल्का फुल्का केमिस्ट्री का नॉलेज रहता है, लेकिन बायोलॉजी वाली टीचर फिजिक्स कैसे समझा देती है, हमको यही नहीं समझ में आता है। और समझना समझाना वझाना कुछ नहीं आया, पेजल में था अब जन्म में अच्छे कल के ना होता है पढ़ाई रे बाबा, पढ़ाई ऐसे होता है, आइए हम सिखाते हैं। माफ़ करना मेरे भाई, मुझे रहा नहीं जाता है सर, जो मैं चीज़ देख लेता हूँ ना उसे मुझे रहा नहीं जाता है। ठीक है सर, आ जाना। कहता है पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है? पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए CaOCl2 को यूज किया जाता है। ठीक है, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड को यूज किया जाता है। हमने ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 18 नंबर की तरफ आइएगा। 18 नंबर कहता है सर कि सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है क्या? अगर प्राप्त किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? तो उसको उच्च ताप पर गर्म करके। ठीक है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को उच्च ताप पे गर्म करेंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। सबको किसी को दिक्कत? अगर आपसे पूछेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उच्च ताप पर गर्म करके। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा, पूछने वाला बथेरे है, और नहीं कोई पूछेगा तो तू पूछ देना किसी से। संदीप कुमार का चेला है ना रे, डरना सीखा नहीं ना, समस्या से लड़ना सीखा ना। हाँ, यहाँ सिर्फ समस्या से लड़ना सिखाया जाता है सर, और जो इंसान समस्या से लड़ना सीख गया मेरे भाई, वो दुनिया का सबसे योद्धा इंसान बन करके निकलेगा। ठीक है सर, आ जाना। कहता है सर तो सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए क्या करेंगे? गर्म कर देंगे। ठीक है सर। अच्छा, एक बात आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि हम सर आपके लिए लेकर के आए हैं 1200 सेलेक्टेड गेस क्वेश्चन। तो लोग कह रहे हो कि मास्टरवा रोज प्रमोशन करता है, कोर्स का प्रमोशन नहीं करते हैं, झूठा प्रमोशन नहीं करते हैं सर। हम हमेशा से कहते हैं सर कि आपकी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, और आपकी समस्या के लिए सर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, इस बात को तुम सोच लेना मेरे भाई, और हमेशा मेरी क्लासेस को परखना मेरे भाई। प्रत्येक क्लास एक इमोशनल क्लासेस होता है मेरे भाई, और प्रत्येक क्लास जो होता है मेरे भाई वो सिलेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा क्लासेस होता है सर। जहाँ तहाँ से हम क्वेश्चन को नहीं उठाते हैं सर, हम वही पढ़ाते हैं जो आपका एग्जाम पूछता है, और एक आपका एग्जाम पूछेगा भी वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है सर। ठीक है, आ जाना। देखो सर, हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, जहां पे 400 फिजिक्स है, 400 केमिस्ट्री है, 400 मैथ है मेरे भाई। जहां पे सर हमने 12 रातें जग करके ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन हमने अपने हाथों से लिखा। यही नहीं, हमने अपने हाथों से पीडीएफ में सॉल्यूशन किया। तो वो क्वेश्चन ही नहीं है, उसमें सॉल्यूशन भी है। तो जिन किन्हीं को चाहिए सर तो उसका फी है 99 रुपया। लेकिन मेरे भाई आप सबकी प्यार और सपोर्ट की वजह से सर ये पीडीएफ 2500 बच्चे ने खरीदा, जिसकी खुशी में सर हमने इस पीडीएफ का फी कर दिया 80 रुपया, जो कि सर आपको 1 जून से लेकर के 5 जून तक इस पीडीएफ का जो फी लगेगा वो आपको मात्र 80 रुपया लगेगा। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके लिए मेरे भाई आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा सबसे नीचे में 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पर आपको 80 रुपया पेमेंट कर देना है। और 80 में तो मामला फंसी है ना सर। पेमेंट करके सर आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। हम आपको मिनट भर के अंदर में पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कॉल नहीं सर, वो जो स्टाफ रहता है ना वो परेशान हो जाता है बेचारा। सर हम नहीं रहेंगे, आपका स्टाफ बड़ा कॉल आता है। हम बोले ज़्यादा प्यार भी तो मिलता है ना। बोला हाँ सर वो तो है,
तो हम बोले रहो। ठीक है सर, फालतू के कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाना सर। आते हैं हम लोग कितना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है फिटकरी का सही अनुसूत्र क्या है। फिटकरी का अनुसूत्र में 24H2O लगा रहेगा, ठीक है, और K2SO4 लगा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं से पकड़ लेना। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर 20 की तरफ। कहता है विरंजक चूर्ण का तनु H2SO4 की अभिक्रिया से गैस निकलती है क्या। विरंजक चूर्ण का तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। सवाल बड़ा गंभीर है सर, कौन सी गैस निकलती है। देखो मेरे भाई, सवाल को जरा ऐसे समझना, ऐसे समझोगे तभी सवाल समझ में आएगा। कहता है विरंजक चूर्ण पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। अच्छा, विरंजक चूर्ण के साथ H2SO4 जब अभिक्रिया में करेंगे सर तो Cl2 गैस निकलेगा, यानी क्लोराइड गैस निकलेगा। ठीक है, हमने क्या बोला है, विरंजक चूर्ण को H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें से कौन सा गैस निकलेगा, तो वो निकलेगा क्लोरीन गैस, बोले तो Cl2। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर 21 की तरफ। कहता है सर सही तथ्य का चयन कीजिए। कहता है सभी अयस्क खनिज होते हैं। आए, सभी खनिज अयस्क होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं सर, खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, खनिज अयस्क हो सकता है। आ जाना सर, एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता है, गलत बात। सभी अयस्क खनिज होते हैं, इसमें सही और सटीक जो है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई, ए है। ठीक है, यानी हमारा सभी अयस्क जो है वो हमारा खनिज है। तो सही और सटीक ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आते हैं तनी सवाल नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर क्या कहता है सर, कृत्रिम गोल्ड एल्युमिनियम ब्रांज होता है। ठीक है सर, कहता है कृत्रिम गोल्ड होता है तो एल्युमिनियम ब्रांज होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी होगा था वही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर किस में था रे, ऑप्शन नंबर बी में था। आना, कहता है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वरे धातु नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला कहता है सर कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था किसने। जैसे बोलेगा सर व्युत्क्रम। ठीक है, आ जाना, कौन सा नियम, व्युत्क्रम। ठीक है, आ जाना, यही ना है सर, हाँ व्युत्क्रम का नियम। तो व्युत्क्रम जैसे बोलेगा सर वैसे मार देना रिएक्टर जी ने। किसने, रिएक्टर जी ने। किसने, रिएक्टर जी ने। ठीक है, जैसे बोलेगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया था किसने, तो रिएक्टर जी ने किया था। किसने किया था मेरे भाई, रिएक्टर जी ने किया था। ठीक है, आ जाना 25 नंबर। कहता है H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या क्या। देखो मेरे भाई, हमसे पूछा कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या, मतलब ये वाला कार्बन का। तो अच्छा, हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, तो हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, +1 होता है धनात्मक में। तो हाइड्रोजन का हमारा 1 ले लेंगे प्लस में, और इसके गुना में कितना है 2, तो 2 गुना में कर देंगे प्लस। हमें कार्बन का निकालना है तो कार्बन को x मान लो, और गुने में 2 है तो 2 कर दो प्लस। ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है मेरे भाई वो 2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, आ जाना, तो इसको कर देना -2, और गुने में कितना है 4, अब बराबर में कर देना 0 मेरे भाई। ठीक है, आ जाइएगा, इसको गुना करेंगे तो +2 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, माइनस गुने प्लस हो जाएगा माइनस, 4 दूनी 8 बराबर 0। इसको घटा दो सर, तो ये 2x, ये 2 घटेगा 8 में तो बचेगा -6 और बराबर हो जाएगा 0, यानी 2x बराबर हो जाएगा, ये -6 उन्हें गया +6, यानी x बराबर हो जाएगा 6/2, और 6/2 बोले तो 3, यानी x का मान आ गया +3। कितना 3, तो +3। अब +3 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं ना है सर, हम होने ही नहीं देंगे। आ जाना सर, कहता है क्या कि जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरक होगा क्या। जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरक क्या होता है मेरे भाई, जरा इस पे गौर करना। ठीक है सर, आ जाइएगा तनी, अब देखना यहाँ से जरी तनी ऐसे देखना सर, हमसे क्या बोला है कि जब उत्प्रेरक अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरक होता है विषमांगी उत्प्रेरक होता है। क्या होता है मेरे भाई, विषमांगी। भिन्न भिन्न की बात करेगा तो विषमांगी मारना। ठीक है, भिन्न भिन्न की बात करेगा तो विषमांगी मारना। ठीक है, चलो आ जाइएगा 27 नंबर। कहता है अभिक्रिया के वेग में कमी आने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। देखो सर, जैसी वेग में होगी कमी
वेग में होगी कमी तो बोलेंगे ऋणात्मक, यानी कहने का सेंस है ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा। वेग में कमी तो ऋणात्मक, अरे वेग में कमी मतलब घटिस, और घटिस मतलब ऋणात्मक, अगर ऋणात्मक और उत्प्रेरक मार देना, ठीक है। यानी कहने का सेंस है सर कि अभिक्रिया के वेग में कमी आने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। हमने क्या बोला है, अभिक्रिया के वेग में, अभिक्रिया के वेग में कमी आने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है सर। क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना 28 की तरफ। कहता है C12 H22 O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, किसका पूछा, कार्बन का। तो ये कार्बन कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन को कह दो x मान लो, क्योंकि कार्बन का ही निकालना है, गुने 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, गुने 22 कर दो प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 रखो, गुने 11 बराबर में कर दो 0, ठीक है सर। आ जाना, ये हो गया 12x, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा 11 दूनी 22, ये हो जाएगा माइनस गुने प्लस हो गया माइनस 11 दूनी 22, अब बराबर में 0। ये 22 से 22 गला खोपचे में -22 और प्लस 22 गला खोपचे में गंगा नहाने, 12x बराबर 0, यानी x बराबर 0/12, यानी कहने का सेंस है 0/12 का मतलब चल गलखू घारा, और गलखू घारा तो बेन गलखू 0। चलो सर, आंसर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी हो गया सर। किसी को कोई दिक्कत, समझदारी, मैंने परेशानी, तकलीफ नहीं ना है सर, होने नहीं देंगे। चलो आना सवाल नंबर 29 की तरफ। कहता है ना सर क्या, कि नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। नाइट्रोजन जो है सर वो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो नाइट्रोजन मिलेगा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है सर। आ जाना, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम अभिक्रिया करेगा तो कुछ नहीं होगा, देखो सर ऐसे समझना, मैग्नीशियम को 2 है, नाइट्रोजन को 3 है, ठीक है सर। आ जाना, 3 संयोजकता होता है, ठीक है। अब देखो जब ये अभिक्रिया करेगा तो इसका संयोजकता इससे मिलेगा, इसका संयोजकता इससे मिलेगा, यानी कहने का सेंस है अब जो बनेगा वो बनेगा Mg3, है ना, इंटू n कितना बनेगा, 2 बनेगा, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई डी नंबर हो जाएगा आपका सही और सटीक आंसर, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 30 की तरफ। कहता है क्या सर, कि निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता वो क्या है। ताप पर निर्भर नहीं करता है मतलब मार देना मोलरता, जैसी बोलेगा ताप पर निर्भर नहीं करता है तो मार देना मोलरता। हमने क्या बोला है कि ताप पे निर्भर नहीं करता है, एक मतलब झटके में मारना मोलरता, ठीक है सर। इसमें किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं ना है सर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना 31 की तरफ। 31 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना। कहता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है। देखो सर, मेंडलीफ बोले चाहे आधुनिक बोले, आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक ऐसे लिखाता है ना रे, जैसे भी लिखा है, आधुनिक आवर्त सारणी बोले, ठीक है। आ जाना, मेंडलीफ बोले चाहे आधुनिक बोले, ये दोनों में 7 ही आवर्त है। अब सोचना, सिर्फ मेंडलीफ जी ने मेंडलीफ की ही आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी में कन्वर्ट किया गया, बस फर्क इस बात की है कि मेंडलीफ जी ने पीरियोडिक टेबल को द्रव्यमान की संख्या पे सजाया था, किस पे सजाया था, द्रव्यमान संख्या पे। लेकिन आधुनिक जो आवर्त सारणी आया मेरे भाई, उसमें तत्वों को परमाणु संख्या पे सजाया गया, किस पे, परमाणु संख्या पे सजाया गया, ठीक है। तो अब ये दोनों में क्या है, सेम आवर्त है, 7-7 आवर्त दोनों में है, बस फर्क इस बात की है कि मेंडलीफ जी ने तत्वों को द्रव्यमान संख्या पे सजाया था, द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया था, लेकिन आधुनिक जी ने द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में सजाया। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा मुख्य श्रेय जो दिया जाता है वो मेंडलीफ को ही दिया जाता है, ठीक है। चलो तनी आइएगा सवाल नंबर कितना मेरे भाई 32 की तरफ। क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। अच्छा ये क्या कहता है सर, जरा इस पे गौर कीजिएगा। वो हर सवाल आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई कि मैं बता नहीं सकता हूँ सर। बस आपका काम है कि सभी क्वेश्चन को इतना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से फोड़ना है कि एग्जाम में आ जाए तो एक झलक में उससे तोड़ देंगे सर। कहता है हैलोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया हुआ है, देखो सर हैलोजन जो होता है ना मेरे भाई, ये हैलोजन में जैसे क्या आ गया, तो हैलोजन जो होता है सर वो आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में रखा गया। किसमें मेरे भाई, 7वें आवर्त में रखा गया, ठीक है। जैसे हैलोजन में हो गया हीलियम, ठीक है, हीलियम, नियॉन, ये सब जो है ना मेरे भाई वो आवर्त सारणी के सबसे अंतिम आवर्त में रखा गया, ठीक है।
तो अब बोलेगा सर कि किस आवर्त में रखा गया सर, तो वो आपको 7वें आवर्त में रखा गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के कैवें आवर्त में रखा गया, तो 7वें आवर्त में रखा गया। अगला कहता है सर 33 नंबर कि अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था सर, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा सर, इतना इजी क्वेश्चन और नहीं बनाओगे सर, नहीं बताओगे सर तो शादी हो गया, अगर गलती से हो भी गया ना तो छोड़ के चल जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन होता है मेरे भाई, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा ना सर, तो कर दो ना जी, काहे को टेंशन लेता है। हाँ कह रहा सर उन्हों तो मैसेज करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा सर। अभी इसमें न्यू लैंड्स होगा, ठीक है, मार देना ऑप्शन नंबर सी। कहता है जैसे जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है वो, जैसे जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है वो क्या होता है, तो वो जो होता है मेरे भाई वो कम अभिक्रियाशील हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रियाशील कम होगी। हमने क्या बोला, हाइड्रोजन मतलब जो 7वें आवर्त में रखा जाता है, हाइड्रोजन को 7वें आवर्त में रखा जाता है, तो 7वें समूह में रखा जाता है। और हाइड्रोजन का जैसे जैसे परमाणु संख्या मतलब बढ़ती है वो अभिक्रियाशील कम होते जाती है, ठीक है, यानी कम अभिक्रियाशील हो जाती है, ठीक है। तो परमाणु संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रियाशील कम होगा, परमाणु संख्या बढ़ेगा तो अभिक्रियाशील कम होगा, ठीक है। चलो आ जाइएगा सवाल नंबर कितना सर 35 की तरफ आइएगा। कहता है आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणुओं की समान संख्या होते हैं। आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या होते हैं, कौन सा। आवर्त सारणी के समान समूह के तत्वों में परमाणुओं में समान संख्या होते हैं, तो बाह्यतम उपकोष में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाह्यतम उपकोष में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आइएगा सवाल नंबर 36 की तरफ। क्या कहता है सर, कहता है ना गुण धर्मों में समानता रखने वाला तत्व आवर्त सारणी में रखे गए हैं कहाँ पे। गुण धर्मों में समानता रखने वाले तत्व को आवर्त सारणी में रखा गया कहाँ पे, तो दीर्घ में होगा, शायद दीर्घ में होगा, नहीं एक ही उप समूह में। किसमें मेरे भाई, एक ही उप समूह में होगा, ठीक है। कहता है गुण धर्मों में समानता रखने वाले तत्वों आवर्त सारणी में रखा गया कहाँ पे, तो एक ही उप समूह में। जिसका गुण धर्म समान हो तो उसको एक ही उप समूह में रखा गया, ठीक है। चलो आ जाइएगा अगला सवाल नंबर कितना 37 की तरफ आइएगा। कहता है ना सर कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, बाएं से दाएं बढ़ने पे तत्वों की, कहां से, बाएं से दाएं, हमने क्या बोला, बाएं से दाएं, अरे मतलब चटरा की तरफ से खैका की तरफ से बढ़ गया, यानी बाएं से दाएं। तो जब बाएं से दाएं जाएगा ना सर, तो तत्वों में तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है, ठीक है। तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है कब, जब बाएं से जाएंगे दाएं की ओर, ठीक है। जब बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। सवाल नंबर 38 की तरफ आइएगा। शुद्ध जल का पीएच मान, मैं नहीं कमेंट करूंगा रे बाबा, ये सबको कमेंट करना पड़ेगा, जो ना करेगा ना शादी ना होगा। 39 नंबर कहता है धातुओं के लवणों पर अमोनिया की क्रिया से क्या बनाती है। धातुओं के लवणों पर अमोनिया की क्रिया से क्या बनाती है, अमोनिया की क्रिया से, किसकी क्रिया से, अमोनिया की क्रिया से। तो लवण अपघटित होते हैं, गलत बात। धातुओं के हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होते हैं, हाँ। हमसे पूछा धातुओं के लवणों पर अमोनिया की क्रिया से होते हैं क्या, तो धातुओं के हाइड्रोक्साइड अपक्षेपित होते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आइएगा सवाल नंबर 40 की तरफ। कहता है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है तो क्षारीय। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। कहता है ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला तत्व कौन सा है। ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला तत्व कौन सा है, तो वो आपको सोडियम है, ठीक है सर। ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला तत्व कौन सा है, तो सोडियम है। कहता है कास्टिक सोडा पर अमोनिया क्लोराइड से क्रिया से प्राप्त होने वाला गैस कौन सा है। कास्टिक सोडा पर अमोनिया क्लोराइड की क्रिया से प्राप्त होने वाला गैस कौन सा है, तो अमोनिया, यानी NH3, ऑप्शन नंबर डी। कहता है सर हाइड्रोजन क्लोराइड निम्न के साथ सफेद धुआं देता है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है मेरे भाई वो इनमें से किसके साथ सफेद धुआं देता है, तो ये NH3 के साथ कैसा धुआं देता है, सफेद धुआं देता है, ठीक है। चलो आ जाना सवाल नंबर कितना 44 की तरफ। कहता है H2S कार्य करती है कैसे। H2S कार्य करती है कैसा,
H2S कार्य करती है तो वो अपचायक के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में? अपचायक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए होगा। कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है कैसी? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो गंध होती है मेरे भाई वो कैसी होती है? तो वो जो गंध होती है ना सर, वो बड़ा ही मतलब अजीब टाइप का गंध हो, जैसे हम लोग कहते हैं सड़े हुए अंडे की तरह गंध होती है। ठीक है, हमसे पूछा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है कैसी? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस की जो गंध होती है मेरे भाई वो सड़े हुए अंडे की तरह होती है। किसकी तरह होती है? सड़े हुए अंडे की तरह होती है। ठीक है सर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलो आना सवाल नंबर, अरे सवाल 45 से तक क्वेश्चन था सर, मैंने 5 क्वेश्चन आपके से साथ घपला कर दिया। ठीक है सर, बाकी आज तक का क्लास इतना ही रहेगा। मिलते हैं आप सबकी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। क्लास कैसा लगा सर? क्लास अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगा तब तो अच्छा वाला कमेंट करना पड़ेगा, जैसा लगा वैसा ही कमेंट करो, बुरा लगा तो बुरा वाला भी कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है सर, हाँ, क्योंकि सर मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे पास तुम अच्छा कमेंट करो ना, अरे बाबा ना, जैसे हैं वैसे कमेंट करो ताकि मैं खुद में इम्प्रूवमेंट करूँ और आपके तक और अच्छे कंटेंट पहुँचाऊँ। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा मेरे भाई? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू।